हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी झा एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बीटीएससी जेई का सिलेबस वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो अभी हम पहला सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे कि रॉक सैंडर्स क्लासिफिकेशन, टेस्ट ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट, इन सब के ऊपर वीडियो अपलोड है। लाइम के ऊपर भी अभी वीडियो अपलोड कर दी है। नाउ आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट के बारे में देखेंगे। तो हम ऐसे ही टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर वाइज होंगे हमारे, सारे वीडियो को हम सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और उस जो भी मैं लेक्चर यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ मैं, उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ रहती हैं या पहले से मैंने अपलोड कर रखी है, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ कंक्रीट? तो आप सबको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट का बहुत ज़्यादा अ, आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। कंक्रीट के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं है। और आपको पता होगा कि कंक्रीट जो है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करती है। कंक्रीट में होता क्या है? ये मिक्सचर होता है सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर का। इन सब का मिक्सचर होता है। इन सबको हम मिक्स करते हैं, इसको हम और किसी भी फॉर्म वर्क में डाल देते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भी हमें इस कंक्रीट की ज़रूरत है, वहाँ पे हम इसको फॉर्म वर्क में डालते हैं, उसको हम क्योर करते हैं और क्योर करने के बाद ये धीरे धीरे हार्ड होता जाता है एज लाइक स्टोन। ओके, तो कंक्रीट जो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा होता है। राइट, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, बट इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं। और जब हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं कंक्रीट के अंदर, तो उसको हम आरसीसी कहते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। ओके, अगर हमारा रीइंफोर्स नहीं है, सिर्फ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है, और उसको हमने वाटर डाल के मिक्स किया, फॉर्मवर्क में डाल दिया और उसको हमने क्योर किया, और तब वो सॉलिड धीरे धीरे हमारा सॉलिड होता गया एज लाइक स्टोन, वो हमारा हार्ड हो जाता है। तो अगर हमारा वो रहा, तो वो सिर्फ़ हमारा सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। बट कंक्रीट में हमारा सिर्फ़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। बट हम अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई सा भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी इक्वली ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो कंक्रीट तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देता है, राइट? कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल होता है नेचर में, वो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ तो नहीं देता है। तो उसके लिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हो जाता है फिर वो, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील प्लस वाटर, इन सब स्टील उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं। और स्टील जब हम कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम आरसीसी कहते हैं, दैट इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर? अब आप समझ गए कंक्रीट क्या होता है और आरसीसी क्या होती है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट? ये तो हमने देख लिया कि कंक्रीट क्या है और आरसीसी क्या है। अब प्रॉपर्टीज क्या है कंक्रीट में? तो जैसा कि हम पहला सेंटेंस मैंने यही बोला कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर, राइट? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होता है, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, जिसके लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जब हम स्टील यूज़ कर देते हैं, तो उसी को हम आरसीसी कहते हैं, राइट? ये शुड बी फ्री फ्रॉम कोरोजन, इस पे कोई भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए बाहर से। इट हार्डन्स विद एज एंड द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। तो जैसे-जैसे समय निकलता जाता है, ये हार्ड होता जाता है। अब जैसे-जैसे कंक्रीट का एज बढ़ता जाता है, वो हार्ड होता जाता है। और ये हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। हम क्यूरिंग ही 28 डेज़ तक करते हैं। तो क्यूरिंग के टाइम तक तो हमारा कंक्रीट दैट मच हार्ड नहीं रहता ना। आप तुरंत किसी भी फॉर्म वर्क में कंक्रीट डालेंगे और तुरंत तो वो हार्ड नहीं होगा। वो एज जैसे-जैसे टाइम उसका निकलेगा, वैसे-वैसे वो हार्ड होता जाएगा। नाउ ये हार्ड सरफेस होता है इसका। जब एक बार ये हार्ड हो जाता है, तो इसका सरफेस हार्ड हो जाता है और ये कैपेबल होता है ऑफ रेजिस्टिंग एब्रेशन। ये थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। नाउ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट कैसे होती है? ये दो टाइप से होती है, नॉमिनल मिक्स एंड डिज़ाइन मिक्स। इन दोनों के बारे में हम अभी देखते हैं। पहले हमारा कंक्रीट कैसे बनता है। अभी हमने स्टार्टिंग के वीडियो में ही ये चीज़ देखी कि ये जो है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। ठीक, तो ये सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, इनका मिक्सचर जो है वो हमारा कंक्रीट कहलाता है।
प्रोपोर्शनिंग हम 2 टाइप में करते हैं, एक होता है हमारा नॉमिनल मिक्स, एक होता है हमारा डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में क्या डिफ़रेंस है? नॉमिनल मिक्स जो होता है, ये हम सिर्फ़ M25 ग्रेड तक ही करते हैं, ठीक? ये सिर्फ़ हम M25 ग्रेड तक करते हैं और डिज़ाइन मिक्स जो होता है, वो हमारा अबव M25 ग्रेड के लिए यूज़ होता है। नॉमिनल मिक्स में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये एक्सपीरियंस बेस पे ये बना हुआ है और डिज़ाइन मिक्स आपको जितनी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसा आपको वर्क चाहिए अपना, उस हिसाब से आप उस कंक्रीट की डिज़ाइन मिक्स करते हैं, उस हिसाब से आप उसका प्रोपोर्शन बनाते हैं। ओके? नाउ ये नॉमिनल मिक्स जो हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में कभी-कभी डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं कि मान लो अगर ग्रेड M5 है, तो नॉमिनल इसका क्या होगा 1:5:10, ठीक है? M5 का 1:5:10। इसमें क्या होता है 1 हमारा है सीमेंट, 5 हमारा है सैंड और 10 है हमारा एग्रीगेट, ठीक है? तो 1 पार्ट हमारा सीमेंट का, 5 पार्ट हमारा सैंड का और 10 पार्ट हमारा एग्रीगेट का। इन सबको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ और ये हमारा M5 ग्रेड का कंक्रीट बन जाता है। तो ये जो पूरी टेबल है, ये आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, राइट? कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि M10 का ग्रेड बताइए, तो आपको ये याद रहना चाहिए 1:3:6। डायरेक्टली पूछ लेंगे M25 का ग्रेड बताइए, तो 1:1:2। ये बहुत ईज़ी है याद करना, अगर आप याद करना चाहें इसको तो। देखिए फर्स्ट में तो सीमेंट का सबका पार्ट 1 ही है, राइट? किसी भी ग्रेड का ले लीजिए M5 से लेके M25 तक, सबका सीमेंट का पार्ट 1 है। फिर आप M5 का क्या है 5, M7.5 का क्या है 4, 10 का क्या है 3, 15 का क्या है 2, 20 का क्या है 1.5 और 21 का क्या है 1। देख रहे हैं आप सब में 1, 1, 1, 1 कम होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2 और बस M20 का आपको याद रखना है कि 1.5 और देन 25 में फिर अगेन 1। इसमें भी ऐसा ही है, ये जो एग्रीगेट है इसमें 10, 8, 6, 4 जैसे कि आपको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं और दूसरा है कि आपने जब ये 5, 4, 3, 2, 1 कर लिया, तो ये 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 1.5 का डबल 3 और 1 का डबल 2, ठीक है? याद करना इसको बहुत ईज़ी है, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। ये हमारा नॉमिनल मिक्स है, नॉमिनल मिक्स हम सिर्फ़ और सिर्फ़ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक ही यूज़ करते हैं। अगर हमें M25 ग्रेड से ज़्यादा का चाहिए तब हम डिज़ाइन मिक्स का यूज़ करते हैं, जिस हिसाब से हमें डिज़ाइन चाहिए कंक्रीट का जिस हिसाब से हमें ग्रेड चाहिए उस हिसाब से हम उसकी डिज़ाइन मिक्स करते हैं। नाउ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कंक्रीट क्या है, ठीक है? कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कंक्रीट में और उसकी प्रोपोर्शनिंग कैसे होती है? तो वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, राइट? और उसके बाद हमने ये देख लिया कि कैसे प्रोपोर्शनिंग होती है उसकी नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स M25 ग्रेड तक के लिए होता है और डिज़ाइन मिक्स M25 ग्रेड से अबव के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारा नॉमिनल मिक्स है उसका हमने टेबल देख लिया, वो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको वो याद रहना चाहिए। नाउ जो हमारा M25 कंक्रीट ग्रेड था उसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और कौन-कौन से फैक्टर हमें अफ़ेक्ट करते हैं उसके लिए। तो उसका फाइनेस मॉडुलस, उसमें मिनिमम वॉइड्स होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो उसका अच्छा होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको हम अब्राहम्स लॉ भी कहते हैं। तो जो डिज़ाइन मिक्स है उसको कौन-कौन से फैक्टर अफ़ेक्ट करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो उसको अफ़ेक्ट करता है, उसका फाइनेस मॉडुलस अफ़ेक्ट करता है, मिनिमम वॉइड उसको अफ़ेक्ट होना चाहिए उसके अंदर और मैक्सिमम डेंसिटी होनी चाहिए। नाउ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है? तो जितना हम किस ईज़ के साथ हम कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्यूरिंग कर रहे हैं, ये सब हमारी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में आ जाता है कि किस ईज़ के साथ हम उसमें काम कर रहे हैं। वर्केबिलिटी को हम प्लास्टिसिटी और कंसिस्टेंसी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वर्केबिलिटी अलग है, वर्केबिलिटी ये ईज़ ऑफ वर्क है कि हम कितने ईज़िली कंक्रीट के साथ अपना काम कर पा रहे हैं, उसको कितने ईज़िली मिक्स कर पा रहे हैं, कितनी ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं। ये सब हमारा वर्केबिलिटी में आता है। अब कुछ फैक्टर्स अफ़ेक्ट करेंगे वर्केबिलिटी को भी। अगर हमारा मिक्स प्रोपोर्शन सही नहीं है, ओके? अगर हमारा मिक्स प्रोपोर्शन सही नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा, अगर
नॉमिनल मिक्स है हमारा, अगर नॉमिनल मिक्स है हमारा, तो अगर उस हिसाब से हमने प्रोपोर्शन नहीं दिया कि अगर M25 ग्रेड का कंक्रीट लिया है हमने और हमें 1:1:2 का रेशियो रखना है, मीन्स 1 सीमेंट 1 सैंड और 2 एग्रीगेट, तो अगर हमने मिक्स प्रोपोर्शन में वो नहीं किया, उसका नहीं डाला, तो हमारी वर्केबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, सेग्रीगेशन हो जाएगा, हनीकॉम्ब हो जाएगा, तो ये सब अफेक्ट करेंगे। साइज़ ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। साइज़ ऑफ एग्रीगेट पे क्या डिपेंड करेगा, अगर एग्रीगेट का साइज़ हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उतनी जल्दी वो मिक्स उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट। शेप ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा कि शेप ऑफ एग्रीगेट अगर एंगुलर है, वो राउंड है, स्क्वायर है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप के हैं, तो ये सब भी हमारा वर्केबिलिटी पे डिपेंड करेगा, उतना अच्छा मिक्स नहीं होगा, अगेन हमें सेग्रीगेशन हनी कॉम्बिंग की दिक्कत आएगी उसके अंदर, ठीक है। एड मिक्सचर्स अगर हमारे प्रॉपर उसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो एड मिक्सचर भी हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। एड मिक्सचर जैसे कि हम प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर्स, ये सब यूज़ करते हैं। एड मिक्सचर का भी आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आप रिटार्डर वगैरह यूज़ करते हैं अगर हमें काफ़ी टाइम बाद कंक्रीट हमने मिक्स कर लिया, ठीक है, जो हमारा प्री मिक्स कंक्रीट रहता है, रेडी मिक्स कंक्रीट रहता है, RMC, तो हमने उसको मिक्स कर लिया, बट हमें यूज़ उसको काफ़ी देर बाद करना है या हम उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाना है, तो हम एडमिक्सचर रिटार्डर का यूज़ करते हैं, ताकि उसका सेटिंग टाइम रिटार्ड हो जाए, कम हो जाए और वहाँ जाके फिर वो स्टार्ट हो, राइट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। नाउ तो हमने वन बाय वन करके सारा पढ़ लिया कि कंक्रीट पे कंक्रीट क्या होता है, क्या प्रोपोर्शनिंग होती है, वर्केबिलिटी क्या होती है, उसकी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं कंक्रीट के वर्केबिलिटी को, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सब हमने अभी डिस्कस कर लिया। नाउ टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ये लास्ट है कि हम कंक्रीट पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्लम्प टेस्ट। आप सब ने किया होगा ये अपने कॉलेज में, स्लम्प टेस्ट हर कॉलेज में ही करवाया ही जाता होगा आप लोगों को भी। आपने देखा होगा आपके पास एक फ्रस्ट्रम टाइप का कोन होगा, उसके अंदर आप कंक्रीट डालते होंगे 3 लेयर्स में, कहीं कहीं 4 लेयर्स में भी डाला जाता है, और उसको आप 25 टाइम टैंपिंग रॉड से उसको टैप टैप करते होंगे, टैंप करते होंगे, ठीक है, टैंपिंग रॉड से आप उसको 25 टाइम्स ब्लो करते होंगे, और उसके बाद आपको उसमें फिर दूसरा लेयर आप डालते होंगे, फिर वही काम, फिर तीसरा लेयर, फिर वही काम, वही टैंपिंग रॉड से आपको 25 टाइम्स उसको ब्लो करना है। उसके बाद आप क्या करते होंगे, वो जो फ्रस्टम कोन होता है उसको उठा देते हैं, राइट। अगर वो हमारा थोड़ा बहुत मतलब कंक्रीट इधर उधर हुआ, इसका मतलब वो ट्रू स्लम्प है, हमारा बिल्कुल ठीक है, जो हमने कंक्रीट बनाया है उसका मिक्स रेशियो बिल्कुल ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी बिल्कुल ठीक है। बट अगर वो उठाते ही पूरा कोलैप्स हो गया, तो उसको हम कोलैप्सिबल कंक्रीट कहते हैं। उसके अंदर वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई वो पूरा कोलैप्स हो गया। और एक होता है कि एक साइड से ठीक है और साइड से थोड़ा सा कोलैप्स हो गया, दैट मीन्स उसको हम शियर कोलैप्स कहते हैं। तो आपसे ये पूछा, या तो ये पूछा जाएगा ट्रू ट्रू स्लम्प क्या होता है, कोलैप्सिबल स्लम्प टेस्ट, कोलैप्सिबल स्लम्प क्या होता है, और थर्ड आपसे ये पूछ सकते हैं कि शियर स्लम्प क्या होता है। और आपको इसका एपरेटस के बारे में भी पूछा जाता है कि एपरेटस का क्या साइज़ होता है। इसका जो अपर डाया होता है फ्रस्टम का 10 सेंटीमीटर, लोअर डाया इसका 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है फ्रस्टम की। टैंपिंग रॉड जो होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और 15 सेंटीमीटर उसका डाया होता है, ठीक। ऐसा इस टाइप का कुछ टैंपिंग रॉड रहता है, इस टाइप का कुछ टैंपिंग रॉड रहता है, राइट। तो टैंपिंग रॉड का आपको डाया डाया पूछ लेंगे 15 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 mm, और लेंथ पूछ लेंगे तो वो 60 सेंटीमीटर, और फ्रस्टम का आपको पूछ लेंगे 10 अपर डाया, 20 बॉटम डाया, और 30 हाइट होती है उसकी फ्रस्टम के, उसमें ही होता है, राइट। ये थी हमारी स्लम्प टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो है ये आपसे पूछा जाता है टेस्ट ऑफ कंक्रीट में, ये आपको पूछा जाएगा कि स्लम्प वैल्यू, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। स्लम्प वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि अगर हमें कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए,
तो हमें कितना स्लम्प वैल्यू होना चाहिए, दैट इज़ 20 to 40 mm। अगर हमें कंक्रीट जो है वो कर्ब्स, पारपेट्स, पैरापेट्स, पियर्स, स्लैब्स, इन सब के लिए चाहिए तो 45 to 50 mm। अगर हमें कंक्रीट कैनाल लाइनिंग के लिए चाहिए तो 70 to 80। अगर हमें कंक्रीट आर्क या साइड वॉल्स ऑफ टनल के लिए चाहिए तो 90 to 100। अगर हमें नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए चाहिए तो 80 to 150। और मास कंक्रीट जो है हमारा वो 25 to 50 mm। तो ये आप याद कर लीजिएगा। आपसे काफ़ी बार मेनली आपसे रोड कंस्ट्रक्शन का बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, कैनाल कैनाल लाइनिंग का बहुत बार पूछा जाता है और ये आरसीसी वर्क के लिए और मास कंक्रीट। तो ये 3-4 जो है आपसे हर बार पूछा जाता है, तो आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेबल भी। जैसे आपको नॉमिनल मिक्स के सारे याद होने चाहिए, M5 से M25 ग्रेड तक की कंक्रीट का जो हमने पढ़ा है अभी रेशियो, वैसे ही आपको ये भी टाइप ऑफ कंक्रीट और हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंक्रीटिंग का, हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। नाउ सेकंड टेस्ट है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। सो फर्स्ट हमने कंक्रीट में टेस्ट देखा, स्लम्प टेस्ट। सेकंड है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम ये ऊपर वाले हॉपर में, ये जो हमारा अपर हॉपर है, इसमें हम कंक्रीट फिल कर देते हैं। ओके, इसमें जो हम कंक्रीट फिल कर देते हैं तो यहाँ पे एक डोर लगा होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैप डोर। ये हमारा अपर हॉपर है, इसको हम कहते हैं ट्रैप डोर, राइट। इस ट्रैप डोर को हम जैसे एकदम से ही खोलते हैं ना, तो ऐसे ही हम एकदम से खोलते हैं और ये जो है ये इसमें जितना भी कंक्रीट होता है ये नीचे गिर जाता है और इसमें सेटल डाउन हो जाता है प्रेशर से। तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है उसके अंदर, राइट। फिर हम दोबारा से, ये आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रैप डोर है, फिर हम इसका इसका वाला खोल देंगे सेकंड वाले का और ये फिर इमिडिएटली इसमें गिर जाएगा सिलेंडर में और वो भी प्रेशर के साथ गिरेगा तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा सिलेंडर में। तो ये भी हमारी वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए ही होता है। कंक्रीट में हम सारे टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा आपसे, ये हमारा है कॉम्पैक्शन फैक्टर जो हमने अभी ये देखा। ये हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है उसकी हमें ये टेबल होती है, ठीक है। अगर ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि अभी स्लम्प वैल्यू, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर 0.95 आ रहा है कॉम्पैक्शन फैक्टर और तो उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसी होगी, तो बहुत हाई होगी, वो आरसीसी सेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर 0.85 है तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो होगी, मास कंक्रीटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर कॉम्पैक्शन आपको ऐसा बोल देंगे कि क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए 0.78। और कहाँ यूज़ होगा, रोड एंड पेमेंट्स, इसमें से कुछ भी कोई एक डेटा दे देंगे आपको कि रोड पेमेंट के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 0.78 और डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी उसकी लो होती है, वेरी लो होती है, ठीक है। तो आपको ये टेबल भी याद रहना चाहिए और आपको एक चीज़ और याद करना है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है, तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है ये हमेशा लेस देन 1 होता है, राइट। कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा लेस देन 1 ही होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाएगा कि कॉम्पैक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, तो हमेशा लेस देन 1 रहता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये भी हमारा अगेन वर्केबिलिटी के लिए ही यूज़ होता है। फ्लो टेबल टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा मेटल का ये जो बना हुआ है, ये हैंडल इस पे लगा रहता है और यहाँ पे 2 नेल्स लगे होते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ पे 2 नेल्स लगे होते हैं साइड में, इनके बीच में जो ऐसे डिस्टेंस होता है वो 15 mm का होता है। क्या होता है, ये मेटल कॉन में हम अपना कंक्रीट फिल करते हैं। उसके बाद हम ये हैंडल, इससे हम टैंपिंग रॉड से हम टैंप कर देते हैं, ठीक है। ये जो हैंडल हमारा लगा हुआ है फ्लो टेबल में, इसको हम ऐसे लिफ्ट करते हैं और छोड़ते हैं, लिफ्ट करते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। ये हम इस लिफ्ट करना और छोड़ने को हम 15 बार करेंगे और 15 टाइम्स में करने के बाद ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक ही उठता है। ये जो नेल है ये 15 सेंटीमीटर का होता है, मतलब इसका हाइट, तो उतना ही उठ पाता है। तो ये उतना ही ऊपर जाएगा और फिर उसको हम छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, वो कंक्रीट जो है हमारी वो पूरी कॉम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम ये जो हमारा फ्रस्टम कोन है इसको उठा देंगे और इसको उठाने के बाद कुछ
इस टाइप से हमारी कंक्रीट आ जाती है। ठीक है, जब हमारी कंक्रीट ऐसी हो जाएगी तब हम सपोज़ मेनली हम इसका और इसका लेते हैं। तो ये हमारा होता है D1 और ये होता है हमारा D2। तो हमारा D1 प्लस D2 बाई 2 करते हैं। ठीक है, इस फ़ॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ये जो है हमारा कभी भी 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? जो हमारा स्लम्प टेस्ट था, जो हमने अभी सबसे फर्स्ट देखा था, स्लम्प टेस्ट जो है हमारा वो मतलब बहुत ज़्यादा जिसका लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट देखा था। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है हमारा वो स्लम्प टेस्ट से ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है। और ये हमारा थर्ड फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट हम हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं, जो हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है उसमें हम फ्लो टेबल का यूज़ करते हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट इज वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। वीवी कंसिस्टोमीटर जो है हमारा ड्राई स्टिफ इस कंक्रीट के लिए यूज़ किया है जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम है। बिकॉज अगर हमारी कंक्रीट ड्राई होगी, ठीक है, स्टिफ होगी, तो उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। वर्केबिलिटी का मतलब ही क्या है कि ईज मिक्स करने में, प्लेस करने में, उसको क्योर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, सब में ईज हो उसका। बट अगर हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई मिक्स है, स्टिफ है, उसकी वर्केबिलिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक है, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा इसमें अगेन कोन लगा होता है, राइट। ये कोन जो आप देख रहे हैं इसमें फनल शेप का, ये स्लम्प कोन लगा होता है, इसके अंदर हम कंक्रीट अपना फिल करते हैं। उसके अंदर कंक्रीट फिल 2 लेयर में हम इसको फिल करते हैं। फर्स्ट लेयर हमने फिल किया टैंपिंग रॉड से स्लम्प टेस्ट की तरह, उसको 25 टाइम्स कर दिया। उसका नेक्स्ट लेयर भरा, फिर 25 टाइम्स हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया टैंपिंग रॉड से, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्लम्प कोन जो है इसको हम अगेन उठा देते हैं। जैसे ही उसको हम ऊपर करेंगे स्लम्प कोन को, हमारा सारा मिक्सचर जो है इस सिलेंडर में आ जाएगा, है ना। स्लम्प कोन जैसे करेंगे इस सिलेंडर में आ जाएगा। जैसे ही उस सिलेंडर में आ जाएगा तो ये है हमारा, यहाँ से ये इस स्विच को हम ऑन करते हैं और साथ में स्टॉप वॉच रखते हैं। और स्टॉप वॉच को भी हम ऑन कर देते हैं कि ये कितने टाइम में पूरा सेट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा स्विच ऑन करते ही वाइब्रेट होने लग जाता है, तो पूरा फुल कॉम्पैक्ट होकर बिल्कुल इक्वल आ जाता है, जितना मतलब लेवल उसका इक्वल हो जाता है। तो ये है हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। So I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. आपको कोई भी क्वेरी हो इसके लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको इससे पहले भी जितनी वीडियोज़ हैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।